आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही खास और पुरानी दुनिया की सैर करने वाले हैं। हिंदी साहित्य की जानी मानी लेखिका महादेवी वर्मा की आत्मकथात्मक यादों के जरिए हम आज आज़ादी से पहले के भारत को एक बिल्कुल नए नज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे। उस दौर में कैसा था हमारे समाज का ताना बाना, कैसी थी वो भाषाई और धार्मिक एकजुटता। ये कुछ ऐसे दिलचस्प सवाल हैं जो आज भी हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो चलिए बिना देर किए सीधे इस सफर पर चलते हैं। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए, अगर वो सपना सच हो जाता। लेखिका अपने अतीत की उस खूबसूरत और मिलजुल कर रहने वाली दुनिया को एक ऐसे सपने के रूप में देख रही हैं जो मानो कहीं खो गया है। ये एक ऐसी पंक्ति है जो सीधा सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर वो कौन सा सपना था और उस समय का भारत असल में दिखता कैसा था। आइए इस खोए हुए सपने की एक एक करके परतें खोलते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अनोखे और सच कहूं तो थोड़े चौंकाने वाले पारिवारिक इतिहास से। 200 साल, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है बल्कि एक बहुत ही दर्दनाक सच्चाई है। स्रोत के अनुसार महादेवी जी के परिवार में पूरे 200 सालों से एक बेहद भयानक प्रथा चली आ रही थी। लड़कियों के पैदा होते ही उनकी हत्या कर दी जाती थी। जरा सोचिए, ऐसी दुखद परंपरा वाले परिवार में उनका जन्म होना ही अपने आप में कितना दुर्लभ था। उनके जिंदा रहने का पूरा श्रेय उनके दादाजी को दिया जाता है, जिन्होंने कुरदेवी दुर्गा माता की बहुत कठोर पूजा की थी और इसीलिए उन्हें महादेवी नाम मिला। अब उनके घर के माहौल पर नजर डालते हैं। सच कहूं तो ये किसी कल्चरल हब से कम नहीं था। एक तरफ उनकी माँ थी जो जबलपुर से थी, वो हिंदी और संस्कृत की अच्छी जानकार थीं। सुबह शाम मीरा के भजन गाती थीं और पंचतंत्र की कहानियां सुनाती थीं। वहीं दूसरी तरफ उनके पिता थे, जिनका सपना अपनी बेटी को एक बहुत बड़ा विद्वान बनाने का था और इसके लिए वो उन्हें उर्दू और फारसी सीखने के लिए जोर देते थे। मतलब एक ही छत के नीचे बिल्कुल अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों का कितना सुंदर संगम हो रहा था। लेकिन बचपन तो बचपन होता है। इतनी भारी भरकम पढ़ाई पर उनका अपना ही एक मजेदार नजरिया था। पिता चाहते थे कि वो उर्दू और फारसी सीखें, लेकिन वो इसका जमकर विरोध करती थीं, और वो भी बड़े ही कॉमिक अंदाज में। जब भी मौलवी साहब पढ़ाने आते, वो चुपचाप चारपाई के नीचे घुसकर छुप जाती थीं और तब तक बाहर नहीं आती थीं जब तक मौलवी साहब थककर चले न जाएं। उन्हें अपनी माँ से सीखी हुई हिंदी भाषा से ही सबसे ज्यादा प्यार था। घर की इस मिली-जुली और मजेदार दुनिया से निकलकर अब बात करते हैं उनके स्कूली दिनों की, जहां ये विविधता और भी बड़े स्तर पर देखने को मिली। शुरुआत में जब उन्हें मिशन स्कूल भेजा गया तो उनका अनुभव कुछ खास अच्छा नहीं रहा। वो वहां बहुत असहज और अलग-थलग महसूस करती थी, क्योंकि वो माहौल उनके घर से बिल्कुल अलग था। लेकिन 5वीं क्लास में कॉन्वेंट गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लेना उनके लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। वो जगह बहुत ही अपनापन महसूस कराती थी, बिल्कुल घर की तरह, क्योंकि वहां हर तरह की पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का खुले दिल से स्वागत किया जाता था। इस स्लाइड पर दी गई जानकारी सच में कमाल की है। कॉन्वेंट गर्ल्स कॉलेज असल मायने में इंक्लूसिव था। वहां अलग अलग धर्मों के छात्र पढ़ते थे, कई भाषाएं बोली जाती थी और सब मिलकर एक ही प्रार्थना करते थे। सबसे दिलचस्प बात थी वहां की मेस। सभी लड़कियां एक ही जगह एक साथ बैठकर खाना खाती थीं और सबकी मान्यताओं का सम्मान करते हुए मेस का खाना पूरी तरह से शाकाहारी होता था, जिसमें प्याज और लहसुन तक का इस्तेमाल नहीं होता था। बिना किसी पूर्वाग्रह के सब कितने स्वाभाविक रूप से एक साथ रह रहे थे। इसी शानदार माहौल में उनकी कुछ बहुत ही खास और गहरी दोस्तियां हुई। अपनी सीनियर और बाद में मशहूर कवयित्री बनी सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ वो छुप छुप कर हिंदी कविताएं लिखती थीं। इसके अलावा उनकी रूममेट्स ही ज़ेबुनिसा, एक मराठी लड़की जो अपनी रोज़मर्रा की बातचीत में मराठी और हिंदी को इतने गर्व और मजाकिया अंदाज में मिलाकर बोलती थीं। ये विविधता ही तो इस हॉस्टल लाइफ की असली खूबसूरती थी। ये रचनात्मक और मिला-जुला माहौल बहुत ही जल्द देश के एक बहुत बड़े ऐतिहासिक मोड़ से जाकर जुड़ गया। समय देखिए, ये बात 1917 के आसपास की है। उनके कॉलेज में दाखिला लेने के कुछ ही समय बाद महात्मा गांधी का सत्याग्रह शुरू हो गया। पास में ही मौजूद आनंद भवन स्वतंत्रता संग्राम का एक बड़ा केंद्र बन चुका था। उन्हीं दिनों लेखिका ने कविता प्रतियोगिता में एक बहुत ही सुंदर नक्काशीदार चांदी का कटोरा जीता था, और जब गांधी जी आनंद भवन आए तो उस देशभक्ति के जोश में उन्होंने अपना 100 से ज्यादा ट्रॉफियों में से वो सबसे कीमती चांदी का कटोरा स्वतंत्रता संग्राम के लिए गांधी जी को दान कर दिया। और यहाँ देखिए दो दोस्तों की मासूमियत,
जब महादेवी जी ने इतने उत्साह से वो कटोरा दान कर दिया तो उनकी दोस्त सुभद्रा कुमारी चौहान ने मजाक में कहा, कटोरा दान कर दिया तो क्या हुआ, तुम्हें उसी कटोरे में खीर तो मुझे खिलानी ही पड़ेगी। पूरे देश में चल रही उस भारी उथल-पुथल के बीच ये छोटा सा किस्सा उनकी दोस्ती की बेफिक्री और खुशी को कितने प्यारे ढंग से दिखाता है। देश के साझा राष्ट्रवादी माहौल में ही हमें समाज की आपसी एकता का सबसे बेहतरीन और सबसे गहरा उदाहरण देखने को मिलता है। ये देखिए, सामाजिक सद्भाव का बिल्कुल चरम शिखर। एक हिंदू परिवार का अपने मुस्लिम पड़ोसियों यानी जवारा के नवाब के परिवार के साथ एकदम सगे रिश्तेदारों जैसा रिश्ता था। अंग्रेजों द्वारा अपनी रियासत छिन जाने के बाद नवाब परिवार उनका पड़ोसी बन गया था। दोनों परिवार मिलकर बच्चों के जन्मदिन मनाते थे। मुहर्रम के मौके पर दोनों घरों के बच्चों के लिए एक जैसे कपड़े सिलवाए जाते थे। और तो और नवाब की बेगम को सब प्यार से ताई बुलाते थे। ये प्यार कितना गहरा था, इसे इस बात से समझिए। ताई ने राखी के त्योहार पर अपने खुद के बेटे के लिए एक बेहद सख्त नियम बना रखा था। वो अपने बेटे को तब तक अन्न का एक दाना भी नहीं खाने देती थीं जब तक कि महादेवी जी जाकर उसके हाथ पर राखी न बांध दें। ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये दिलों का सच्चा जुड़ाव था। यहाँ तक कि ताई ने ही महादेवी जी के छोटे भाई को बड़े प्यार से मनमोहन नाम दिया था। इसी मिलीजुली और प्यार से भरी संस्कृति में पल बढ़कर ये बच्चा मनमोहन आगे चलकर जम्मू और गोरखपुर दोनों विश्वविद्यालयों का वाइस चांसलर बना। ये इस बात का सबूत है कि जब बच्चों को ऐसा बेहतरीन और समावेशी माहौल मिलता है तो वो आगे चलकर समाज पर कितना गहरा और सकारात्मक असर डालते हैं। ये सारी खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली यादें अंततः लेखिका को समाज की वर्तमान स्थिति पर कुछ बहुत ही गंभीर विचार करने की ओर ले जाती हैं। जब लेखिका पीछे मुड़कर देखती हैं, एक ऐसा समय जब एक ही छत के नीचे एक ही घर में ईद और दिवाली दोनों पूरे जोश से मनाई जाती थीं, जब हिंदी, उर्दू और फारसी भाषाएं बिना किसी रुकावट के एक ही जगह पर गूंजती थीं, तो ये सब याद करते हुए उनके मन में एक गहरी उदासी भर जाती है। उन्हें लगता है कि वो शानदार, जीती जागती एकता आज बस एक खोया हुआ सपना बनकर रह गई है। और बिल्कुल निष्पक्ष रूप से लेखिका के विचारों को सामने रखते हुए स्रोत हमें यहाँ एक बहुत ही गहरे और ऐतिहासिक सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या आने वाले समय में ये समुदाय उन पुरानी दूरियों को मिटाकर फिर से एक दूसरे के करीब आ पाएंगे, या फिर ये फासले समय